गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका जो 3 चैप्टर आपका हो गया है। आप इसमें देख सकते हो मात्रक इकाई मापक यंत्र एवं पैमाने यांत्रिकी। ये आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को ख़त्म किया जाए। तो आज आपका 4 नंबर चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, ये आपका 4 नंबर जो चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो इसका हम लोग चलिए क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। ये IS 95 का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। बताइए कि कौन सी वस्तुएं हैं जो हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण उसका है। ये आपका ब्रह्मगुप्त। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर है। इसके अलावा आपका कौन है? आर्यभट्ट है, बुद्धगुप्त है और बराहमिहिर है। इन लोगों के बारे में भी देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की। यह सर्वप्रथम यह बताता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तीसरा देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसलिए वहाँ पे सीधे खड़े नहीं हो पाते। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सी, जो है कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, लेकिन वो नीचे नहीं आएगा पृथ्वी की ओर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण। ओके, चलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है? गिर नहीं जाती। जो झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं जाती, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समूह संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी। ठीक है, 7 नंबर देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उसके स्थान पर अगर दोगुनी हो जाए तो सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? तो वो जितना अभी है उसका चौथा भाग ही लगेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न में आइए हम लोग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रह जाता है। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को अगर नगण्य मानते हैं हम लोग, तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान और उस पर लगने वाले जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अपरिवर्तित होंगे। ठीक है, आपका जो है आदर्श परिस्थिति में ये अगर किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, यदि पंख एक रबर और एक रबर की गेंद जो है वो और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हों तो क्या असर होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में प्रत्येक वस्तु का एक समान त्वरण होता है और एक समान त्वरण से मुक्त रूप से गिरती है। चूँकि निर्वात में तो वायु प्रतिरोध होगा नहीं, अतः एक पंख और रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक ही गति से गिरेगी और सतह पर एक साथ पहुँचेगी। ठीक है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो ये क्या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? सेम प्रश्न है आपका। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जब हवा रहेगा यानी कि निर्वात नहीं है
तब लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी क्योंकि वो हल्की है, और जो आपका लोहा का गेंद है वो पहले गिरेगा। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी का समान भार का समान ऊंचाई से गिराने पर वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, लेकिन अगर हवा की उपस्थिति है तो लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंच जाएगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। ठीक है, अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न में आते हैं। दो गेंद है ए तथा बी क्रमशः। ए है 10 किलोग्राम तथा बी जो है 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, आंसर आपका वही होगा। भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी क्योंकि जो है कि उनको गिराया जाता है एक साथ, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों का समान ऊंचाई से हम 20 मीटर से गिरा रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो आंसर है आपका किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग में जो है कि वो गिरेगा। ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं जो चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से वो एक ही वेग में जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं है, और जो है कि ऊंचाई से गिरती है तो गिरने की प्रक्रिया में वह वस्तु एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल जो है भिन्न भिन्न हो सकता है क्योंकि उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन वस्तुएं पृथ्वी पर जिस त्वरण का अनुभव करती है वह बिल्कुल एक समान होता है। हालांकि पृथ्वी पर वायु प्रतिरोध के उपस्थित होने के कारण जो है आपका समान ऊंचाई से गिराए जाने पर एक समान त्वरण उपस्थित होने के बावजूद भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली जो वस्तुएं हैं भिन्न भिन्न समय पर सतह पर पहुंचेंगी। यदि दो वस्तुएं चंद्रमा पर गिराई जाए तो वह वायु प्रतिरोध उपस्थित होगा नहीं वहाँ पे, तो वो एक ही दर से गिरेंगी चाहे वो उनके द्रव्यमान में कितना भी अंतर क्यों ना हो, क्योंकि वायु प्रतिरोध नहीं है, द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसका आंसर क्या है? सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन तो ये सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन 1/6 रहता है पृथ्वी की तुलना में। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है, वहाँ पे भार होगा 1/6। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर आपका सबसे कम होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होगा। और अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा किसी भी पिंड का भार। ठीक है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मानव शरीर का भार सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे होता है। यदि धरती की घूमने की गति जो है अगर गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। धरती अगर तेज गति से घूमने लगेगी तो भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पे जो पिंड का वजन है वो घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय के भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रण बल कार्य करते हैं या बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रण बल में वृद्धि जो होगी दर्ज होगी और किसी पिंड के भार में फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आप 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिराने वाली जो है किसी कण के मामले में समय और विस्थापन का विवरण किसमें प्रदर्शित होता है? तो आंसर आपका ए है। विरामावस्था यानी कि शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए D=1/2। ये फॉर्मूला जो आपका उपयुक्त है परवलय का है। ठीक है, तो ये समीकरण 19 नंबर प्रश्न भी वही है आपका सी, और ये IAS का प्रश्न है दोनों। ठीक है, 20 नंबर में आइए हम लोग। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा?
एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस इसको 3 से गुना कर दिया गया है 9.8 को। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? ये 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के तल से जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ओके, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो आपका जो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। ठीक है, 980 सेंटीमीटर या 9.8 मीटर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये 100 किलोग्राम होगा। क्योंकि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसलिए पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता वह अवस्था है जिसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार अगर W = M/G होता है, M का वस्तु का द्रव्यमान और G गुरुत्वीय त्वरण है तो। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखिए। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर घूम रही है तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो है शून्य है। ठीक है, और इसलिए हम नहीं कर पाते। 26 यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ठीक है, 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है एक कृत्रिम उपग्रह है और वो पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि वह पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। तो जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह, उनका केंद्रीय बल और प्रक्षोभ बल लगता है। केंद्रीय बल जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपने गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त करके पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा होता है। वहीं पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है इस कारण। ठीक है, प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय आकर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं ये आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसमें वायुमंडलीय आकर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और सौर विकिरण, दाब आदि उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे, लेकिन इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन तो आ ही जाता है। अधिक ऊंचाई वाली जो कक्षा है यानी कि भू स्थिर कक्षा लगभग आपका 36,000, हम लोग मानते हैं कि 36,000 के करीब रहता है। तो स्थापित उपग्रह जो है वायुमंडलीय आकर्षण से प्रभावित होते हैं, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय आकर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है
वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसका आंसर है आपका केंद्राभिमुखी बल। ठीक है। 29 एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। बी आंसर है इसका। एक उपग्रह है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण, इसी वजह से भी उपग्रह जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं अगर ऐसे, तो गुरुत्व है, विद्युत चुंबकत्व है, दुर्बल नाभिकीय बल है और प्रबल नाभिकीय बल है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है ये कि गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल है। मतलब गुरुत्व सबसे प्रबल है, यानी कि विद्युत चुंबकत्व से, दुर्बल नाभिकीय बल से और प्रबल नाभिकीय बल से नहीं। जो है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सभी सही है। और बाकी का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर किया जाता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। प्रबल नाभिकीय बल जो है वो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। ठीक है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। अतः विकल्प जो है ए का कथन सही नहीं है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब जो है अधिक मालूम पड़ेगा? ठीक है, ऊपर जा रहा है तो। 32 लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लंबाई पर। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि T=2/1/g, अतः लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी अधिक होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर क्या होगा? जो है कि आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा आवर्तकाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन जो है चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाएगा। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा आपका है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। तो ये आंसर आपका सी है, यानी कि 1, 2 और 4 आपका सही है। यानी कि तीसरा सही नहीं है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाएंगे, ये सही नहीं है। सरल आवर्त गति करने वाला जो पिंड है जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। ठीक है, गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाएंगे ऐसा नहीं, त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वेग अधिक होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य है और त्वरण शून्य है। ठीक है, और कोई बल कार्य नहीं करता। जब पिंड गति के अंत बिंदुओं यानी कि चरम स्थिति पर पहुंचता है तब उसका त्वरण अधिक हो जाता है, जो शून्य था वो अधिक हो जाएगा, और उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानन बल है वो भी अधिक हो जाएगा। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा पहले अधिक थी अब शून्य हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य थी अब अधिक हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम यानी कि वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम होता जाता है। इस प्रकार कथन 1, 2, 4 सही है, जबकि 3 सही नहीं है। क्वेश्चन था ना कि जो है कि एक सामान्य दोलन चल रहा है तो ऐसे में क्या होगा, तो बाकी सब आपका मैचिंग है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है।
शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी जो है तेज चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका पथ जो है वो आवर्तकाल घट जाता है, जबकि गर्मी में इसका आवर्तकाल जो है वो आवर्त पथ या आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसके कारण जो है पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे हो जाती है और वो सुस्त हो जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आप सबको पता है। 38 नंबर प्रश्न में आते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी क्योंकि उसका पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे लग नहीं पाता, यानी कि वो पलायन वेग नहीं लग पाता है, तो इस वजह से वो पृथ्वी पर आगे गिरेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके जो गैस अणु हैं उनका पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग चंद्रमा पर लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है और धरती पर पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग जो है ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। चंद्रमा पर जो पलायन वेग है, गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण पलायन कर जाते हैं और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। गैस के अणुओं के फलस्वरूप ही वायुमंडल बनता है। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग जो है 17वीं में आपका पूछ चुका है ये प्रश्न। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। सेम चीज 41 नंबर प्रश्न में आते हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। 41 का आंसर देखिए, आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब कि चंद्रमा पर जो मतलब अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला इसलिए नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। अब ये यूपीपी से 2009 का प्रश्न है। नासा ने अपने प्रयोग में यह स्पष्ट कर दिया है कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। ठीक है। तो अंतरिक्ष यान में आप अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था यानी कि माइक्रोग्रेविटी की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला उत्पन्न तो हो सकती है, परंतु वास्तविक निर्वात में यह संभव तो नहीं है। वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की जो आवृत्ति है वो गुरुत्वीय त्वरण के मोमबत्ती के वापस से अनुपात के वर्ग मूल के समानुपाती होती है तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण यह शून्य होती है। ठीक है। इस प्रकार विकल्प ए आपका सही है। आपका लास्ट प्रश्न है ये। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था यानी कि अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। इसके बाद आपका जो है पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद आपका स्थूल पदार्थों के गुण, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है। थैंक यू।